देखते हैं सीटेट 2025-26, ठीक है। सीटेट साइंस और मैथ देखेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जूनियर स्तर का, ठीक है। इसमें हम लोग गणित एवं विज्ञान देखेंगे, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। इसमें हम लोग गणित एवं विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखेंगे 2019 में, ठीक है। 2019 में 8 दिसंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट 2019 का पूछा है, 8 दिसंबर 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। चलिए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में क्या करता है? मानव विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कह रहा है, अगर दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति कुछ भी सोचते हैं, करते हैं अथवा अनुभव करते हैं, वे उनके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता विकास होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में यानी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का क्या करना? प्रयोग करना, ठीक है। यानी कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जाता है। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्वयं तथा सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना कार्य आदि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ है तथा इकाई, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। अभी चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा विप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समाजीकरण। क्या कहा जाता है? समाजीकरण। यानी समाजीकरण किसे कहा जाता है? समाजीकरण एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यानी यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कह रहा है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। इसी विश्वास के साथ वह व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है ताकि बच्चे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिगम का अनुभव प्राप्त कर सकें, ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? सबसे पहला है पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? किसके सूचक है? ऑप्शन नंबर बी के अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। यानी यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो इसका मतलब है कि वह अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अब अधिगम अशक्तता एवं एक प्रकार की विसंगति है जो बच्चों के सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। यद्यपि बच्चों का बौद्धिक स्तर 90 या इससे अधिक भी
हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? क्या पहल करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, यानी विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना। यानी विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी या उदाहरणों को क्या करना? प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कक्षा के एक विद्यार्थी के विभिन्न स्रोतों के बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी या उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि संबंधित विद्यार्थियों में अपने वर्ग विशेष के प्रति पूर्वाग्रह दूर हो सके, उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहा है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों क्या कर महत्व देकर कर सकता है। ठीक है, यानी कह रहा है एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों के मूल विचारों को महत्व देते हुए अनेक परिप्रेक्ष्यों में चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थी समस्याओं पर नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। उनमें अन्वेषण तथा जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति, दूरदृष्टि, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिक जैसी गुण होता है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? कौन लेता है? ऑप्शन नंबर सी लेता है। अब विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अब विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। दूसरे शब्दों में वही विषय वस्तु सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है जो बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं आदि के अनुकूल हो तथा उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करें। अब 10वां नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? कौन सा है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साधन साध विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। साधन साध विश्लेषण साक्ष्य को अनेक उपलक्ष्यों में क्या करना? विभाजित करना। ठीक है, अब यानी कह रहा है साधन साध विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक मुख्य उदाहरण है। समस्या समाधान व्यक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किया जाने वाला ऐसा व्यवहार है जिसमें अवरोधों को दूर करने के लिए किन्हीं नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान के लिए अनुगामी कार्य संपादन, उपलक्ष्य विश्लेषण तथा साधन साध विश्लेषण जैसी व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है। साधन साध विश्लेषण में वर्तमान स्थिति व वांछित स्थिति के अंतर को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमनकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? किस प्रकार कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना है। अब 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहा है शिक्षक को कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उसका विचार करना चाहिए। अर्थात यदि अरुचि का कारण शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है तो उसमें सुधार करना चाहिए। यदि विद्यार्थी से संबंधित है तो विद्यार्थी और अभिभावक से बात करके उचित निर्देश एवं परामर्श देना चाहिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि कौन से ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है? कौन आवश्यक है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। यानी
विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम के अनुसार विद्यार्थी वस्तुएं उनके समक्ष प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर कह रहा है, यानी कह रहा है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। क्या होगा? दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यानी इसमें से ये गलत है। ठीक है, यानी कह रहा है शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली निम्नलिखित है। पहला, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण प्रणाली, संवाद एवं परिचर्चा प्रणाली, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सक्रिय क्रिया आधारित अधिगम प्रणाली, परियोजना प्रणाली आदि। अतः दिए गए ज्ञान दोहराने या रटने पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन करता है? यानी चारों करता है। कह रहा है विद्यार्थी का अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेदिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक और संस्कृति संदर्भ। ठीक है, ये चार होगा। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, यानी ये सब है। ठीक है, वहीं जो पढ़े हैं, विद्यार्थी का अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेदिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक और संस्कृति संदर्भ, विद्यार्थी की सीखने की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप, शिक्षण का विषय ज्ञान, विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि। अब 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्व पहलू है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। क्या होगा? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, यानी सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान के संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बायोस्की का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा करते हैं। बायोस्की के अनुसार बच्चों की भाषा, स्मृति, अमूर्त चिंतन, प्रत्यय निर्माण आदि कौशल के विकास में सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, यानी कह रहा जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, तो जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति के विकास की संभावना होती है। यह भौतिकवादी अभिवृत्ति पुरस्कार मिलने तक विद्यार्थी को गतिविधि को करने के लिए प्रेरित करेगी। जब विद्यार्थी को पुरस्कार मिलना बंद हो जाएगा, तब वह गतिविधि करना भी बंद कर देगा। इसलिए भौतिकवादी अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले अभिप्रेरकों को नकारात्मक प्रेरक की श्रेणी में रखा जाता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, अब संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? किस प्रकार का है? संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? 19 के सी, यानी कह रहा है द्विदिशीय, यानी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। अब संज्ञान एवं संवेग के बीच द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया का संबंध होता है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति उत्तेजित दशा में होता है तो उसके सोचने, समझने और स्मरण करने की क्षमता का लोप हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति में उच्च संज्ञानात्मक योग्यता होती है तो वह अपने संवेगों पर उचित नियंत्रण भी स्थापित कर लेता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था का विशेषता है? कौन सा है? यानी बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे जो होते हैं तार्किक और मूर्त रूप से सोचना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। यानी कह रहा है मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 या 12 वर्ष की आयु होती है। पियाजे ने इस अवस्था में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहा है।
जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। इसी अवस्था में विलोमीयता और संरक्षण जैसी गुणात्मक मानसिक योग्यता का विकास होता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या होगा, प्राथमिक एजेंसियां है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है, प्राथमिक एजेंसियां है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां है। बालक जन्म के बाद परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों के संपर्क में आता है और उनके क्रियाकलापों तथा व्यवहार के तौर तरीकों से उनके विविध स्वरूपों जैसे क्रोध करना, चिल्लाना, हंसना, हाथ भुजा, पैर आदि हिलाने की अनुक्रियाओं का अनुकरण करता है। इस प्रकार की विशेष भाव भंगिमाओं से उसे परिवार के लोगों से घुलने मिलने तथा उनसे स्वयं को जोड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार वह स्थान, गांव जहां बच्चा बड़ा होता है उससे उसका पास पड़ोस बनता है। पास पड़ोस के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में उसका समाजीकरण होता है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यानी समकालीन सामाजिकरण सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, यानी कह रहा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है। बाल्यावस्था में समाजीकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक समाज के प्रत्येक संपर्क में आता है जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में समूह सदस्य सामाजिक गुण, बहुमुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का क्या करता है, विकास होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। क्या बोलते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। प्रत्येक समाज में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग पोशाकों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियां निर्धारित है। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का यह विभाजन परिवार और समाज में उनके समाजीकरण को निर्धारित करता है तथा यही पुरुषों और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया एवं लिंग रूढ़िवादिता का कारण बनता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता के घर कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है कर, यानी हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों के करती है। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, बायोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया करता है तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पाड़ ढांचा, पाड़ या ढांचा। बायोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इस पाड़ या ढांचा निर्माण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई बड़ा व्यक्ति जैसे कि माता पिता या शिक्षक बालक को कोई खेल या व्यवहार सिखाता है तो उसे अंतःक्रिया या संवाद करता है। इस क्रिया को ढांचा निर्माण कहा जाता है। इसमें संवाद या अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब 26 नंबर क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुझे आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किसके अभिविन्यास प्रारूप की अवस्था को प्रदर्शित करता है, किसको करता है, आदान प्रदान परंपरागत को करता है निरूपित। यानी कह रहा है यदि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तब वो कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहती है, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था प्रदर्शित करता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन, यानी किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा
सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। कौन सा होगा? ले बायोस्की। कौन होगा? ले बायोस्की। ले बायोस्की के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। बायोस्की का मानना है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से ही संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। उनके अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण के माध्यम के साथ साथ चलती है। उनका कहना है कि बालक का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 को शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, अब ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान को क्या करना आवश्यकता होती है। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? क्या विशेषताएं हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होती है। यानी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्या होती है? क्षमता और संवेदनशीलता होती है। अब हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की मुख्य विशेषता यह होती है कि वह पैटर्न खोजने की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में तार्किक गणितीय बुद्धि से तात्पर्य तर्क करने, गणितीय समस्याओं को हल का समाधान करने, सादृश्यता अंकों को क्रम में व्यक्त संबंधों को पहचानने आदि की क्षमता से है। अब उच्च तार्किक गणितीय बालकों की गणितीय व तार्किक क्षमता अच्छी होती है। इन बच्चों को ऐसे पजल्स व खेल अच्छे लगते हैं जिनमें तर्कना शक्ति की आवश्यकता होती है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? किसमें होता है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों को संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। ध्यातव्य है कि मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। आगे देखते हैं, संस्कृत होगा चाहे हिंदी होगा। हिंदी है, ठीक है। चलिए, गद्यांश है। हम लोग अब 91 से 99 तक इसको गद्यांश को पढ़ के जवाब देना है, जो कि हम लोग गद्यांश हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। हम लोग 99 यानी 100 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 100 पे कह रहा है, ये कविता दिया हुआ है, ठीक है। 100 से 105 तक ले, जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, अपने हिसाब से आदमी देना होता है, तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। चलिए, 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की क्या है? भाषा स्थिति को चुनौती और क्या करती है? अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है, ठीक है। अब 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता को संगति में होना चाहिए। यह विचार है क्या है? पूर्णतः सत्य है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञान से संबंधित अन्य विषय को समझ का विकास तथा उसके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या होना चाहिए? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़कर समझना। पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़कर समझना। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है, यानी व्याकरणीय ज्ञान बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकाल रहा है या नहीं, यह प्रश्न क्या करता है? व्याकरणीय ज्ञान की ओर संकेत करता है, ठीक है। अब 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के पाठ्य पुस्तक के
अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन है? आयु अनुरूप साहित्य, आयु अनुरूप साहित्य। ठीक है। अब है 113 नंबर क्वेश्चन। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं या यह विचार है क्या है? पूर्णतः सत्य है। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है? पूर्णतः सत्य है। अब है 114 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या है? ये सभी, ठीक है, यानी भाषा की विभिन्न तरंगों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सके, डी सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। अब 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। अब 116 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? अवलोकन। क्या है? अवलोकन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अवलोकन। अब 117 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है, क्या है? प्राकृतिक भाषा ज्ञान के अर्जित दक्षता के अनुरूप किसकी दक्षता प्राप्त करना? किसका है? बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। क्या है? बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। 118 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? किस रूप में अनुशंसा की जाती है? ऑप्शन नंबर सी है एकीकृत रूप में। किस रूप में? एकीकृत रूप में की जाती है। अब 119 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? कौन सा है? आगमन विधि। कौन है? आगमन विधि। व्याकरण शिक्षा की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? कौन है? आगमन विधि। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से जुड़ा है। यहाँ पे हमारा हिंदी समाप्त हुआ। चलिए अब संस्कृत देखते हैं, क्या है? संस्कृत। ठीक है, पार्ट 4 है। संस्कृत का रहा है और अधोलिखित गद्यांश से 91 से 99 तक। गद्यांश हमेशा चेंज होते रहता है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे श्लोक दिया है 100 से 105 तक ले, श्लोक हमेशा चेंज होते रहता है। 106 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुशलम पठनम नास्ति, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सुचिंतम। क्या होगा? सुचिंतम। 107 नंबर क्वेश्चन, व्यापकम वाचनम अधोलिखितेषु किन संबंध नास्ति, क्या होगा 107 का? ऑप्शन नंबर बी, यानी एतेन सूक्ष्म विषयम पठनम भवति येन गंभीरा बोध भवति। अब 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्य अस्ति, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उभयम प्रक्रियाम परिणामे च, उभयम प्रक्रियायाम परिणामे च। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन है, भाषाया पाठ्यक्रमे साहित्यस्य सन्निवेशे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम नास्ति, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, एतत् केवलम श्रवण संभाषण कौशलम पोष्यति। ठीक है, यानी भाषाया पाठ्यक्रम में साहित्य सन्निवेशे। अब है 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब है अध, क्या है? अध अस्तेनु क उचित समीकीर्णम अस्ति, क्या होगा? विराम चिन्हानि वाक्यार्थ बोधे सहायम कुर्वन्ति। ठीक है, अब 111 नंबर क्वेश्चन है, छात्राणाम लेखनस्य आकलन मुख्यतया ध्यानम ददाति, क्या होगा? विचाराणाम भविव्यक्त्यो। ठीक है, विचाराणाम अभिव्यक्त्यो। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इत्यस्य मार्ग निर्देशकतेषु अधोलिखितेषु कस्य समावेशनम नास्ति, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु पुस्तक केंद्रीय स्यात्। 113 नंबर क्वेश्चन है, एन वस्तु स्थिति शब्देन चित्रम क्रियते यथा किम अभवत कदा अभवत कुत्र अभवत कार्यकलापस्य उद्दीपना किम आसीत् तथा च कार्यस्य अंत अथम अभवत इत्यादि तदत् अस्ति, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपाख्यानात्मक अभिलेखनम, जिस वस्तु स्थिति में शब्दों द्वारा चित्रण किया जाता है, जैसे क्या हुआ,
कब हुआ, कहाँ हुआ, उद्दीपन क्या था तथा कार्य की समाप्ति कैसे हुई इत्यादि एक उपख्यानात्मक उल्लेख का है। अब 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, छात्रा भाषायां किम कुर्वन्ति इति दर्शयितुम् अस्तदिनेषु किम श्रेष्ठम परिणामम। क्या होगा, छात्रा लिखिता कविता परिच्छेदास्य। ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बायोस्की महोदयस्य पृष्ठाश्रय परिकल्पना नुसारम शिक्षकम भाषायां छात्रेभ्यः युग्मेन समूहेन वा कार्यकृतम अवसरम दक्षता यत्। क्या होगा, सामाजिक भाति भवस्य आदान प्रदान महत्वपूर्ण ध्यानम भवति येन अधिगम भवति। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सरल वाक्यों एवं भाषायां शिक्षणस्य आरंभः भवति न तु ध्वनिनानं तेषां समस्या व शिक्षणेन एवं कथनम यद्यपि यत्। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी संपूर्ण वाक्यानाम आधारेण विचार विनिमय भवति। अब 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सप्तम कक्षाया शिक्षिका चाक्षुष विद्यार्थिनम कृते यूट्यूब इत्यतः दृश्य श्रव्य सामग्री नाम श्राविक विद्यार्थिनम कृते ध्वनि मुद्रित सामग्री ग्रामम तथा च गति संवेदनाशीलम विद्यार्थिनम कृते आदान प्रदानात्मक क्रीडा नाम उपयोगम करोति एवं सर्व इत्यस्य शिक्षक उपयोग करोति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्ति का नाम अधिगम शैली नाम समावेशनार्थम। ठीक है। अब 118 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानवादिनाम अवधारणानुसारम भाषा शिक्षणस्य दृष्टे बालकान् त्रुटि शांति। क्या होगा, अधिगमस्य अंडरूपेण येन चिंतन अंतर्दृष्ट लभ्यते। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है, गंभीर श्रवण नाम श्रवणम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यानेन स। क्या होगा, ध्यानेन स। 120 नंबर क्वेश्चन है, मनोवाचनेन विद्यार्थी अधोलिखितेषु कस्य सर्वतो न्यूनम अधिग्रहणम कुर्वते। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, संभाषण कौशलस्य, यानी मौन वाचनेन विद्यार्थी अधोलिखितेषु संभाषण कौशलस्य सर्वतो न्यूनतम अधिग्रहण कुर्वते। अर्थात चलिए देखते हैं पेपर सेकेंड भाग 2। ठीक है। इसमें हम लोग गणित और विज्ञान देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है 31 नंबर कर एक घनाभकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर 52 मीटर 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितनी घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 2.8 मीटर 2.5 मीटर 70 सेंटीमीटर है। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर और मीटर को ध्यान में रखते हुए इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है। घनाभकार डिब्बों की संख्या बराबर होता है घनाभकार गोदाम का आयतन बटा प्रत्येक डिब्बे का आयतन। घनाभकार गोदाम का आयतन बटा डिब्बे का आयतन। ठीक है। घनाभकार गोदाम का आयतन बटा डिब्बे का आयतन हो गया। इसको हल करने पर कितना हो गया, 4800। कितना हो गया, 4800, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर यानी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। मीटर में बदल या सेंटीमीटर में बदल के जिसमें आंसर पूछे उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसमें ये है जैसे कि अब है किसी लंबवृत्तीय, अगला क्वेश्चन है, यानी किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर परिधि कितना है 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन का आधार की परिधि, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर बराबर 5.28 मीटर। ठीक है। 2 पाई आर, ठीक है, बराबर 5.28 मीटर। तो आर बराबर कितना हो गया 0.84 मीटर। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन कितना हो गया 4.4352 मीटर क्यूब। ठीक है। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक भी कर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है। तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 28.4 सेंटीमीटर। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। कह रहा है माना चतुर्भुज का क्षेत्रफल a तथा दोनों लंबाइयों क्रमशः L1 और L2 एवं विकर्ण कितना d है। तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 L1 + L2 × d।
ठीक है। इसको हल करने के बाद कितना आएगा, विकर्ण की लंबाई 28.4 सेंटीमीटर। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि इतना बराबर इतना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है इतना बराबर इतना। ठीक है, तो इसको हल, x का मान कितना आया, -2/3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, इसमें जब हम x का मान रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 25/9 आएगा। ठीक है, चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -2 है तो a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इतना बराबर इतना 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 का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इस सब पे क्या करिए, ए बी सी का मान रख दीजिए। मान रखने के बाद जो आएगा हमारा आंसर कितना आएगा, 154 आएगा। ठीक है, अब है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्यंजक इतना ठीक है, इतना बराबर है, यानी ये व्यंजक जो है किसके बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है इतना बराबर इतना। ठीक है, यानी ए क्यू फॉर्मूला पर बैठेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे ये बैठे मैंने फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या आया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स वाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है। ठीक है, पूछ रहा है माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य पूछ रहा है। ठीक है, अब आते हैं दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। किसमें, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम सजाने के बाद जो आएगा कुल संख्या कितना है, विषम, यानी विषम संख्या 17। ठीक है, आंकड़ों का माध्य क्या हो जाएगा, 24वां पद, 9वां पद यानी 24 होगा। कितना होगा, 9वां पद यानी 24। आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, 25। बहुलक यानी जो जितने सबसे ज़्यादा बारह है वही क्या होता है, बहुलक होता है। आंकड़ों का परिसर यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो क्या आ गया 50। परिसर क्या होगा 50। तो आंकड़ों के माध्यक, बहुलक तथा परिसर का माध्य, संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या, यानी उसका आंकड़ों का माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है। संख्याओं का योग बटा संख्या पदों की संख्या, संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या, तो कितना आ जाएगा 33। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। एक गणितीय परिमेय है, क्या होगा, कौन सा होगा इसका, एक गणितीय परिमेय कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है एक कथन जिसे अभिगृहितों की तर्क संगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, यानी एक कथन जिसे अभिगृहितों की तर्क संगत युक्तियों द्वारा क्या किया, सिद्ध किया गया है। कह रहा है प्रमेय एक शाब्दिक अर्थ है, ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके इसे साक्ष्य भी कहते हैं। गणित में बहुत से प्रमेय हैं। प्रमेयों की विशेषता है कि उन्हें स्वयं सिद्ध एवं समान तर्कों से सिद्ध किया जा सकता है। अतः उपयुक्त प्रश्नों में यह कहा जा सकता है कि गणितीय प्रमेय एक कथन जिसे अभिगृहितों की तर्क संगत या युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। अब है 39 नंबर क्वेश्चन। वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, यूक्लिड ने, किसने दिया, यूक्लिड। यानी यूक्लिड के अनुसार वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है। यूक्लिड का जन्म लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ था। यमली में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और ज्यामिति पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ स्टोइकेइया लिखा। इसका 12वीं शताब्दी में लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया तथा इसका नाम स्टोइकेइया से बदलकर एलिमेंटस रखा गया। यह ग्रंथ 13 अध्यायों में बांटा और जो इस प्रकार है। ठीक है, पहला है सर्वांग समता और समानता, बीजगणित सर्वसमीकाएं, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल, वृत्त, अंतर्गत व परिगत बहुभुज, 5वां है समानुपात, 6ठा है बहुभुजों की समरूपता, 7 से 9 है अंकगणित, 10 है असुमेय राशियां, 11 से 13 ठोस ज्यामिति। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी है, ए बी। कौन है, परियोजना प्रोजेक्ट और क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप। ठीक है, यानी गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना
तथा क्षेत्र भ्रमण विधि द्वारा आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इस विधि का उद्गम डीबी का परियोजनावाद है। यह विधि संबंध पर आधारित है कि विद्यार्थी संबंध, सहयोग व क्रिया के द्वारा सीखते हैं। परियोजना विधि निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे रचनात्मक परियोजना, संग्राहक परियोजना, सूचनात्मक परियोजना। अब है क्षेत्र भ्रमण। गणित में क्षेत्र भ्रमण विधि का उपयोग अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि छात्र खुले वातावरण में शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परिभाषित करते हैं। शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों में एक अनुभूति जागृत होती है। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होगा? क्या होगा? प्रत्यक्ष उपपत्ति। यानी किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव क्या हो जाएगा? सम होगा। प्रत्यक्ष उपपत्ति, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों का प्रोत्साहित किया जाता है? किसको किया जाता है? ABDE यानी मानस दर्शन, पक्षांतरण, सामान्यीकरण और अनुमान लगाना, ठीक है। ये क्या है? यानी गणितीय उच्च प्राथमिक स्तर पर कौशलों को प्रोत्साहित किया है, ठीक है। यानी कह रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया विद्यार्थियों के पाठ्य वस्तु और अध्यापक के बीच होने वाली अंतःक्रिया है। शिक्षण क्रिया की सफलता पूर्ण रूप से शिक्षण कौशलों पर निर्भर करती है। शिक्षण कौशल शिक्षण क्रिया का वह समूह है जिसका संचालन विद्यालयों को सीखने में सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक का व्यवहार प्रदर्शित होता है। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर मानस दर्शन, पक्षांतरण, कंठस्थ करना, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना, वाद विवाद, प्रदर्शन कौशल, दृष्टांत कौशल, व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल इत्यादि कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कह रहा है सी में, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना है? 3.5 इंच और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कह रहा है डिस्कशन में, किसी विषय के सभी पक्षों के तौलकर तथा तथ्य और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विचार करने की प्रक्रिया को विवेचना कहा जाता है। सत्य और असत्य का विचार तर्क, वितर्क, मीमांसा, अनुसंधान एवं परीक्षण विवेचना के मुख्य अंग है। एक तंबू वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। अब 44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? किससे संरेख है? ऑप्शन नंबर बी से, यानी कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए, ठीक है। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को गणित की शक्ति का एहसास तब होता है जब वे उन शक्तिशाली अमूर्त अवधारणाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब इस स्तर पर अधिगम विद्यार्थियों की द्विआयामी और त्रिआयामी समझ तथा कल्पना कौशल को समृद्ध बनाने का भी अवसर प्रदान करता है। यानी कह रहा है, बौद्धिक उद्देश्यों के लिए क्या है? बौद्धिक उद्देश्यों के लिए, प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए, अनुशासन संबंध उद्देश्यों के लिए, जीविकोपार्जन संबंधित उद्देश्यों के लिए, नैतिक उद्देश्यों के लिए। अब गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? यानी गणितीय कक्षा कक्ष के प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। यानी कह रहा है, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि गणितीय कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार के मानसिक योग्यता वाले विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों के किसी प्रश्न को समझने की शैली भी भिन्न भिन्न होती है। अतः एक कुशल अध्यापक होने की वजह से अध्यापक को चाहिए कि वह गणितीय प्रश्नों को विभिन्न कौशलों के माध्यम से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करे जिससे उनके समझ में आसानी हो।
ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक, उसके व्यक्तिगत गुण और शैक्षिक योग्यताएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण व उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज में प्राप्त करती है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसकी प्रभाव निसंदेह रूप से उन अध्यापकों पर निर्भर करता है जो उस विद्यालय में कार्यरत होते हैं। अब 46 नंबर क्वेश्चन। अब आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? कौन सी वांछनीय है? ऑप्शन नंबर सी है, कह रहा है विद्यार्थियों के विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकल्पना हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कह रहा है आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकल्पना हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे ठोस, गोल, गोला, घन, घना, बेलन, शंकु इत्यादि आकृतियों के माध्यम से यदि विद्यार्थियों को उनके आयतन के बारे में बताया जाए तो उनके अधिगम में तीव्र विकास होगा और वे अनेक प्रकार की वस्तुओं को आयतन के बारे में जान सकेंगे। अब है पियाजे। कौन है? पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। क्या कर रहा है? इन्हें ज्यामितीय बोध की प्रगति इतिहास क्रम में होती है, न कि तर्क संगत में, जो कि ये गलत है। बी सही है। कह रहा है बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उसके ज्ञानेंद्रियों प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। सी कह रहा है प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्यों और स्पर्शीय अनुभवों को तालमेल की आवश्यकता होती है। डी कह रहा है ज्यामितीय बोध की प्रगति का एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ठीक है, ऑप्शन ए था। यानी इसका जो है विकास की 4 अवस्थाएं: संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष तक है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। यदि इतना बराबर इतना है तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। x का मान निकालना है। x का मान कितना हो जाएगा? 46। x का मान कितना हो जाएगा? 46। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 अंकों वाली संख्या इतना से विभाजित है तो इतना का मान क्या होगा? 8 को विभाजित करने वाली संख्या कौन है? 11 से 88। 11 8 88। जो 11 और 8 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या इससे विभाजित होगी, 88 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 8 के विभाजिता का नियम। यह तभी संभव है जब y का मान 2 है, y का मान 2 हो। ठीक है, तो उसका मान रखेंगे कितना आएगा? 5। प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा? 3। यानी सॉरी x का मान y का मान 2 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, प्रश्नानुसार इसका मान 3x + y के बराबर क्या हो जाएगा? x और y का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अब 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। इतना का मान है। ठीक है, इतना को सॉल्व करने पर इसका मान क्या आएगा? क्या आएगा? -11 सहित 1/12। ठीक है, अब 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है? क्या है? सी क्या होगा? 8। यानी अभाज्य युग्म ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। अभाज्य युग्म 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसमें देखना है अभाज्य संख्या 2 का अंतर होना चाहिए। 1 से 100 के बीच तक अभाज्य 2 3 यानी नहीं है, 5 7 17 से 19 29 31 41 43 59 61 71 73 87 89। 1 से 100 तक अभाज्य युग्म की संख्या कितना है? 8 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन। इतना वे ABC यानी इतना को जहाँ ABC प्राकृतिक संख्या है तो इतना बराबर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है इतना का गुणनफल। ठीक है, इतना का गुणनफल क्या होगा? 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3 गुना 7 का पावर 7 का स्क्वायर। ठीक है, जब A का मान क्या हो जाएगा? 4, B का मान 3 और C का मान 2, यानी पावर जो होगा उसी का मान होगा। तो इसमें मान रखेंगे तो कितना आएगा? आंसर 3 आएगा। ठीक है, अब 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग होगा। क्या होगा? चलिए देखते हैं। यानी कह रहा है इतना का लघुत्तम कितना? 840 हो गया है। संख्या में भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो संख्या x बराबर क्या हो जाएगा? 840 + 5, तो 845 का
अंकों का योग कितना, 8 + 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब है 54 नंबर क्वेश्चन। संख्या 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। क्या होगा, अब है इस प्रकार के प्रश्नों को विकल्प के माध्यम से उचित करना होता है। ठीक है, विकल्प ए को देखते हैं 17, यानी 50 - 17 33, 61 - 17 44, 92 - 17 75, 117 - 17 यानी 100। ये सभी का अनुपात 33, 44, 75, 100 है। 3:4 और 3:4 है। ठीक है, ये विकल्प ए सही है। अब है 55 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 1710 की एक राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना तथा C का 9 गुना बराबर है। तो A और C में क्या अंतर है, क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। ABC की राशियों का अनुपात 9:6:4 है। तो A की राशि है 4x, B की राशि 6x, C की राशि 9x, कुल राशि 4x + 6x + 9x बराबर 1710 है। ठीक है, 19x बराबर 1710, x बराबर 90। A की राशि 4x, 90 - 4 बराबर 360, B की राशि 6x, 90 - 6 बराबर 540, C की राशि 9x यानी 90 - 9 बराबर 810। A तथा C में अंतर 810 - 360 बराबर 450। अब है टोकरियों A और B में रखे फलों की संख्या 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी A में से 6 फल निकालकर टोकरी B में डाल दिया जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाती है। A और B में कुल कितने फल हैं, कितने हैं, 32। चलिए देखते हैं कैसे। यानी कह रहा है टोकरी A और B में रखे फलों की संख्या 7:9 है। माना टोकरी A में रखे फल 7x, टोकरी B में रखे हुआ 9x। ठीक है, तो 7x - 6 + 9x बाई 9x + 6 बराबर 1/3। जब इसको हम हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो A में रखे फलों की संख्या 14, B में रखे फलों की संख्या 18 हो जाएगा। ठीक है, अतः कुल फल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABC और ट्रायंगल ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों का त्रिभुज AB के एक ओर स्थित है। तो DA परपेंडिकुलर AB और CB परपेंडिकुलर AB तथा AC बराबर BD है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सर्वांग सम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है ABC ट्रायंगल ADB में AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा, AC बराबर BD प्रश्नानुसार कोण DAB बराबर कोण CBA बराबर 90 डिग्री। तब BAD सर्वांग सम ट्रायंगल ABC भुजा कोण भुजा। 58 नंबर क्वेश्चन है 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, 4 त्रिभुजों की संख्या भुजाएं नीचे दी गई है। ठीक है, B है, B क्या है, यानी तीसरा, यानी कह रहा है 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। कैसे होगा चलिए देखते हैं। यानी कह रहा है यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। माना त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा A तथा शेष दोनों भुजाएं B तथा C है, तब समकोण त्रिभुज नियम अनुसार A² बराबर B² + C²। अतः विकल्प B थर्ड के अनुसार 61 का स्क्वायर बराबर 60 स्क्वायर + 11 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, दोनों को बराबर, अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनती है। अब है 59 नंबर क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज के कोण 3, 5, 7, 9 अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़ी कोण का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, चतुर्भुज का अनुपात इतना है। माना चतुर्भुज के कोण 3 इतना मैंने 3x, 5x, 7x और 9x है, तो इतना बराबर 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 24x बराबर 360, x बराबर कितना हो गया, 15 डिग्री। अब है सबसे बड़ा कोण 9x बराबर 9 × 5 सॉरी 9 × 15 डिग्री यानी 135। सबसे छोटा कोण 3x बराबर 3 × 15 यानी 45 डिग्री। अभिष्ट कोणों का अंतर 135 - 45 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब है 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में पूर्णांक में है तो इस प्रकार कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं, कितने हैं, 3। कैसे, नोट में आता है त्रिभुज बनाने की शर्त के अनुसार त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा सदैव अधिक होता है। प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा सभी भुजाओं के लंबाइयाँ पूर्णांक में है, अतः इस प्रकार के 3 त्रिभुज बनना संभव है। पहला है समबाहु त्रिभुज 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, समबाहु समद्विबाहु 2, 5, 5 समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज
क्या 3 5 4, ठीक है, सब भी अलग अलग है। अब 61 नंबर क्वेश्चन, गलत कथन को पहचानना है, गलत कथन को पहचानना है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, यानी आंसर डी होगा। यानी कह रहा है बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भाग के बीच घर्षण वृद्धि करने के लिए किया जाता है, नहीं, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब सही ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। बी कह रहा लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। सी कह रहा किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। यानी कह रहा है थोड़ी ये। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है जो कि सत्य है। कह रहा है आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। यानी कह रहा है जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है और इसीलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदों पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अब 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा सही है। कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए जानते हैं परिसर। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। अब 64 नंबर क्वेश्चन, गलत कथन को पहचानना है, ठीक है। अब कह रहा है पहला दिया है कोयला का कैलोरी मान उष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, पहले ही गलत है, ठीक है। लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, सही, पहला सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है एलपीजी बायोगैस कैलोरी मान उष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान उष्मीय मान से अधिक होता है, ये गलत है। ये सही था, बी देखते हैं, सी देखते हैं। सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है, हाँ। डी कह रहा है केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से क्या होता है, अधिक होता है। चलिए देख लेते हैं कैलोरी मान। किसी ईंधन में 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका उष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के उष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे गोबर के उपले कितना होता है, 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी होता है। लकड़ी का जो होता है 17000 से 22000 किलो जूल होता है। कोयले का जो उष्मीय मान होता है 25000 से 33000 किलो जूल पर केजी होता है। पेट्रोल का जो होता है कितना होता है, 45000 उष्मीय मान जो कि किलो जूल पर केजी होता है। किरोसिन का जो मिट्टी तेल का कितना होता है, 45000 किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है। अब डीजल का जो होता है 45000 किलो जूल पर कैलोरी होता है। मीथेन का जो उष्मीय मान होता है 50000 किलो जूल पर कैलोरी होता है। सीएनजी का जो होता है 50000 किलो जूल पर कैलोरी होता है। एलपीजी का जो कि 55000 किलो जूल होता है। बायोगैस का जो होता है 35000 से 40000 किलो जूल पर कैलोरी होता है। हाइड्रोजन का जो होता है 1,50,000 किलो जूल होता है, जिसे भविष्य का है ईंधन में कहा जाता है हाइड्रोजन को। अब है 65 नंबर क्वेश्चन, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है। यात्रा में पहले तय की गई दूरी बराबर 4 गुने समय, 50 गुने 12/60 10 किलोमीटर। यात्रा में अगले तय की गई दूरी 4 गुने समय 40 गुने 18/60 बराबर 12 किलोमीटर, ठीक है। बस द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 22 किलोमीटर। अब 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है, ठीक है। अब प्रकाश की गति सरल गति होती है, सही। अब सितारे के कर्षिक तारे की गति दोलन गति कहलाती है, हाँ ये भी सही है। अब सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां होती है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति आवर्ती गति है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। अब 67 नंबर क्वेश्चन,
अब है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है ACD, जो कि तीनों सही है। ACD। ए कह रहा है प्रतिबिंब सीधा बनता है। सी कहता है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित। डी होता है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब का साइज जो होता है बिंब के साइज के बराबर होता है। ठीक है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। यह प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य है। विज्ञान जो है तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य है। अब विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान हमेशा प्रकृति से जूझने के लिए नए नए औजारों का निर्माण करता है और इसे समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचे का विकसित करने की ओर अग्रसर होता है। विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है। विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है। विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्ययों एवं संप्रत्यात्मक योजना की श्रृंखला है जो प्रत्यक्ष और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठशाला 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बच्चों के प्रति निष्ठा। बच्चों के प्रति निष्ठा। अब राष्ट्रीय पाठशाला 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठशाला ऐसी होनी चाहिए जो विज्ञान को बच्चों के परिवेश, स्थानीय और ग्लोबल के संदर्भ में रखकर सिखाए ताकि बच्चा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच के संबंध को समझ सके और रोजगार हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सके। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होता है? कौन है? प्रतिक्रियात्मक। कौन है? प्रतिक्रियात्मक। यानी कह रहा है एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की प्रक्रियात्मक वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होता है। प्रक्रियात्मक पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों को क्रियाकलाप और प्रयोग के लिए पर्याप्त अवसर दिया होता है। ऐसे पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों को स्वयं खोजने के अवसर प्राप्त होते हैं। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। ठीक है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? क्या उद्देश्य हो सकता है? सबसे उपयुक्त उद्देश्य यानी डी, ए, बी, सी तीनों हो सकता है। कह रहा है यानी बच्चों में के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? यानी निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषा पर क्या देना? बल देना। ठीक है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य निम्न होने चाहिए। पहला है जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए प्रदर्शन, स्क्रिप्ट व नाटकों का आयोजन करना चाहिए। अब 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकती है? यानी बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ाने के लिए कहना नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है यानी बच्चों का समूह आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह के साझा करने को कहना। यानी बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह को साझा करने को कहना। अब बी नंबर क्वेश्चन यानी बी कह रहा है बच्चों के समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। जब बच्चे समूह में परिचर्चा करते हैं तो वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं
तथा दूसरे के विचारों को तर्क के आधार पर ग्रहण करते हैं। इससे उनमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने के मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन के रेखांकित शब्द को संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहा है अनुप्रयोग करना। क्या करना? अनुप्रयोग करना। यदि कोई शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण करके करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह बच्चों को संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अनुप्रयोग स्तर के उद्देश्यों का शिक्षण कर रहा है। अनुप्रयोग स्तर के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कार्यों का शिक्षण प्रयोगात्मक स्तर पर किया जाता है, जिससे विद्यार्थी सक्रियता से क्रिया के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब 75 नंबर क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? कौन होगा? कक्षा में व्याख्यान सुनना। कक्षा में व्याख्यान सुनना यानी कक्षा में व्याख्यान सुनना बच्चों के सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना विज्ञान क्लब की स्थापना से विद्यार्थियों में खोज की भावना का विकास होता है। विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास होता है। अब 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान के निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? किसके तहत? ऑप्शन नंबर बी है, कह रहा है ABC तीनों। ठीक है, यानी कह रहा है अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेखन, पोर्टफोलियो। ठीक है, ABC दोनों होगा, तीनों होगा। ठीक है, यानी कह रहा है अवधारणा मानचित्र, वर्णन लेखन, पोर्टफोलियो जैसी अवकलन की तकनीकी द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? कौन सा है? वर्णन अभिलेख। क्या है? वर्णन अभिलेख, जो कि अवलोकन आधारित है। वर्णन अभिलेख अवलोकन आधारित है। वर्णन अभिलेख या वृत्तांत अभिलेख से तात्पर्य बालक की प्रगति का लिखित विवरण है, जो कि शिक्षक प्रतिदिन रखता है। अब 78 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन है? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। बी है अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है। सी है ऊँट की ऊन कारपेट बनाने के उपयोग में होती है। डी कह रहा है पश्मीना का ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? कौन सही है? इसमें सब सही है। ठीक है, सब इधर उधर है, लेकिन इसका आयोग ने इस प्रश्न में कॉमन अंक दिया है। अब 79 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। क्या होगा? यानी सर्प। क्या होगा? स्नेक। यानी कह रहा लंबा मेरुदंड रीढ़ होना चाहिए, बहुत सी मांसपेशियां होनी चाहिए, आगे को ढकेलने के लिए शरीर के अनेक वलय मूड होना चाहिए। तो कौन क्या होता है? सांप होता है। ठीक है, अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सही नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है, जो सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त नहीं, यानी कह रहा है। चलिए इसके बाद डिस्कशन देखते हैं। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर से सभी भागों में ले जाती है, क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। अतः धमनियाँ की भित्तियाँ दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती हैं। फुसफुस धमनियाँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ा में ले जाती हैं। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन मिलाने के लिए सही क्रम का निरूपण करता है? सही निरूपण कौन करता है? चलिए देखते हैं, डायरेक्ट इसका मिलान देख लेते हैं। कर रहा है एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल जो कि दही में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू वंश फल में, नींबू यानी खट्टा फल में। ठीक है, अब 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वही वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
HCl वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है, जो कहाँ उपस्थित है, हमारे अमाशय में, तथा भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिससे मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल को प्रभाव को उदासीन कर देता है तथा अपाचन से मुक्त दिलाता है। अब 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? यानी डबल रोटी पकने में, डबल रोटी पकने में। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है डबल रोटी पकने में ईस्ट कवक का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करता है। अब 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? कौन सा है? सी संरक्षण, जो मरुस्थलीकरण, अपरदन और वनोन्मूलन। ठीक है, ये सब एक है, लेकिन संरक्षण क्या है? अलग है। ठीक है, मरुस्थल, अपरदन तथा वनोन्मूलन सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या है और इसे पर्यावरण की प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जबकि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, गलत है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, जो कि ये गलत है। यानी कह रहा है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वे हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। भोजन का पचना, फलों का पकना, दूध से दही बनना आदि ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब है 86 नंबर क्वेश्चन, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा अति आरोही क्रम में को निरूपित करता है? कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, मृतिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान। ठीक है, कणों के साइज आकार के अनुसार आरोही क्रम में निम्न है, मृतिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान आदि। ठीक है, अब 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मछली मत्स्य क्लोम गिल का कार्य होता है। क्या होता है? जल में उपस्थित पोषण को अवशोषित करना नहीं, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना नहीं, जल में अपशिष्ट को उत्सर्जित करना नहीं, वायु में ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को गिल्स का प्रयोग करती है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका? ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। यानी विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के वैद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इसे विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का संयोजन उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। ठीक है, अब है 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रक्षेपण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 8 मीटर। कितना होगा? 8 मीटर होगा। अब प्रथम स्थिति समतल दर्पण। ठीक है, प्रतिबिंब, द्वितीयक स्थिति प्रतिबिंब, उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, अब 90 नंबर कौन है? 90 नंबर है, कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करती है। तो नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका आवर्तकाल 0.1 S तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। ठीक है, अब है 3 सेकेंड में दोलन कंपन 30, 1 सेकेंड में दोलन कंपन 10, अतः आवृत्ति n बराबर 10 हर्ट्ज है। आवर्तकाल t बराबर 1/n यानी 1/10 यानी 0.1 होगा। नोट, दोलन कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितनी दोलन कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।